दिनांक 3 अप्रैल 2022 को इंडिया इंटरनेशनल सेंटर लोधी रोड दिल्ली में SBCCI सब की यानी कि समृद्ध भारत चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का एक बहुत बड़ा भव्य प्रोग्राम आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न क्षेत्र से जुड़े हुए वरिष्ठ अधिकारियों ने बहुसंख्यक समाज को बताया कि वे सरकारी ठेकेदार कैसे बने। इसी क्रम में रेल विकास निगम लिमिटेड में GM पद पर पदस्थ विवेक यादव जी ने बताया कि रेलवे में ठेकेदार कैसे बने, रेलवे के ठेका कैसे लें। तो आइए जानते हैं विवेक यादव जी ने क्या कुछ कहा बहुसंख्यक समाज। Respected SR Yadav sir, Chauhan sir, all dignitaries, यहाँ आज टेंडर और कॉन्ट्रैक्ट जो रेलवेज़ में अवार्ड किए जाते हैं उस पर जो फोकस एरिया मेरा रहा है यहाँ पर वो इस तरह से रहा है कि जो इस बिज़नेस में हैं वो ऑलरेडी जानते हैं जो सरकारी जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उसके अंदर टेक्निकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और फाइनेंशियल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो होती हैं उनको फुलफ़िल करना है आपको। उसके साथ उसमें कुछ और कंसिडरेशंस दिए होते हैं, ये जैसे आपकी पार्टनरशिप फर्म्स हैं, जॉइंट वेंचर्स हैं, या आपके जो एक्सपीरियंस हैं वो कौन से काउंट होंगे या कैसे नहीं होंगे। तो वो जो फाइनर पॉइंट्स हैं उनके बारे में मैंने जो है बहुत शॉर्ट सा एक प्रेजेंटेशन बनाया हुआ है कि ये उस चीज़ पे फोकस करने के लिए है कि जो आपने काम किया तो उसका आपका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यूज़ होता है वो अगले 7 साल तक या 10 साल तक अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में जो यूज़ होता है तो वो किस तरह से यूज़ आप कर सकते हैं उसमें। अगर आपने पार्टनरशिप में कोई काम किया हुआ है तो वो किस एक्सटेंट तक आपका यूज़ होगा, आपने जॉइंट वेंचर्स में अगर कोई यूज़ किया हुआ है तो वो किस एक्सटेंट तक यूज़ होगा, या फिर अगर आपने एज ए सब कॉन्ट्रैक्टर किसी कॉन्ट्रैक्टर का काम किया हुआ है तो वो कैसा होगा जो इसको यूज़ किया जा सकता है। तो इंडियन रेलवेज़ के जो रूल्स हैं इसके बारे में, उसके जो फाइनल पॉइंट्स हैं उसके बारे में मैंने जो है आज कोशिश करी है कि थोड़ा सा कुछ जानकारी दें इसमें। तो टिपिकल वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के बारे में मैं फोकस कर रहा हूँ। तो टिपिकल जो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट होता है जो हमको एग्जीक्यूट करने होते हैं कोई भी काम, तो उसके जो डिफरेंट सेक्शंस हैं जो हम कोई भी काम करना है तो उसमें ये सेक्शंस रहते हैं। नोटिस इनवाइटिंग टेंडर, इंस्ट्रक्शन टू बिडर्स होता है कि क्या किस तरह से काम हमको करना है, क्या इंस्ट्रक्शंस है, कैसे आपको टेंडर बनाना है, कैसे आपको सबमिट करना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगी, किस तरह से टेंडर का वैल्यूएशन होगा। ये सारी चीज़ें जो होती हैं इंस्ट्रक्शन टू बिडर्स में होती हैं। बिड डेटा शीट होती है जिसका मतलब होता है कि आपकी क्या क्या आपको जो डेटा रहता है कि आपको बिड सिक्योरिटी कितनी देनी है, परफॉर्मेंस सिक्योरिटी कितनी देनी है, इस टाइप की सारी चीज़ें रहती हैं। फिर इवैल्यूएशन क्राइटेरिया रहता है कि आपका जो टेक्निकल और फाइनेंशियल क्राइटेरिया रहते हैं वो क्या होंगे, किस फॉर्म में आपको बिड्स लेने हैं, जिस फॉर्म में उसको सबमिट करना होता है। फिर वर्क्स की रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, स्पेसिफिकेशंस क्या होते हैं। फिर एक जनरल कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है जो सारे ही कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए जो है हमारे एप्लीकेबल होती है। फिर पर्टिकुलर कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होती हैं उस पर्टिकुलर टाइप के काम के लिए होती हैं। फिर कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म्स होते हैं। रेलवेज़ में कई चीज़ें इसमें ओवरलैपिंग करके इसको मर्ज किया, इतना क्लियर कट फॉर्म में नहीं है, लेकिन कई सारी PSUs जो हैं उसको बड़ा क्लियरली अलग अलग सेक्शंस में इसको रखते हैं। रेलवे के सारे टेंडर्स आपको मिल जाएंगे, IREPS वेबसाइट है, यू विल गेट ऑल टेंडर्स ऑफ ऑल रेलवेज, ऑल जोनल रेलवेज। प्लस बहुत सारे PSUs भी हैं वो IREPS के ऊपर ही अपने टेंडर सब कॉल करते हैं। तो अगर आपको कोई भी टेंडर देखना होगा तो यू विल बी एबल टू सी इट थ्रू IREPS। आप उसमें एक बार लॉगिन कर लें, रजिस्टर कर लें, तो यू विल बी एबल टू गैदर ऑल द इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। फोकस एरियाज में विदाउट गोइंग इनटू लार्जर की कॉन्ट्रैक्ट का लीगल एस्पेक्ट वगैरह नहीं, मैं ऑपरेटिव पैरा जो आपको हेल्प करेगा इसमें करने के लिए कि बिड सिक्योरिटी इज़ एन एसेंशियल पार्ट जो किसी भी टेंडर में कोई भी गवर्नमेंट बॉडी जो है वो लेती है। बिड सिक्योरिटी उसको अर्नेस्ट मनी भी बोला जाता है। तो अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट जो होती है इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इसका जो फॉर्म एक्सेप्टेबल आपका टेंडर कंडीशंस के अंदर दिया हुआ है उसी में आप इसको सबमिट करें। अगर उन्होंने बोला है कि हम केवल BG लेंगे, हमें DD नहीं लेंगे, अगर आप उसको DD देते हैं तो वो एक्सेप्टेबल फॉर्म नहीं माना जाएगा और आपका टेंडर सुओ मोटो ऑटोमेटिकली जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। इट विल नॉट बी कंसिडर्ड फर्दर। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसको जो इंस्ट्रक्शन टू बिडर्स मैंने बताया था उसके अंदर देखें
और क्या उसके अंदर जो है कंडीशंस एक्सेप्टेबल फॉर्म की अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट की दी हुई हैं, केवल उसी के अंदर आप उसमें सबमिट करें। आज की तारीख में रेलवेज में बहुत सारे एक्सेप्टेबल फॉर्म्स हैं, उसमें डीडी वीडी सारी चीज़ें होती हैं, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है IREPS के ऊपर ही लिंक रहता है। उस लिंक में आप जो है कैश यानी कि ट्रांसफ़र सीधे अकाउंट से कर सकते हैं, तो वो सीधे सीधे उसको कैप्चर करता है उसमें। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें सरकार जो है वो कुछ सेक्टर्स को ईज आउट करने के लिए जो है उसमें कुछ बेनिफिट्स देती है। तो जैसे स्टार्टअप में अगर आपने जो है डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन में अगर रजिस्टर कराया हुआ है, तो आपको रेलवेज के वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में EMD देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये वो फैक्टर्स हैं, ये मैं बोल रहा हूँ कि ये फाइनर पॉइंट्स हैं। अगर हम स्टार्टअप में जाते हैं, हम अपने काम को रजिस्टर करा लेते हैं DIPP में, तो जो EMD के फॉर्म में हम टेंडर जमा करते हैं, फिर टेंडर जब तक इवेल्युएट नहीं होता है, हमको वर्क अगर अवार्ड नहीं भी हुआ तो हमारा वो पैसा फंसा रहता है, तो इन चीज़ों से हम एग्जाम्प्ट हो जाते हैं, हमारी लिक्विडिटी बनी रहती है। तो स्टार्टअप में अगर आपने DIPP में रजिस्टर करा लिया है, आप उसका सर्टिफिकेट लगाते हैं, तो यू आर एग्जेम्प्टेड फॉर गिविंग दिस EMD। ऐसे ही अगर लेबर कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो वो 50% केवल EMD देगा। तो ये वो फैक्टर्स हैं जिसमें लिखे तो जरूर कॉन्ट्रैक्ट में रहते हैं, बट जनरली अगर हमने नहीं पढ़ा है, हमको नहीं पता है, हमने उसमें रजिस्टर नहीं कर पाए समय से, तो फिर हम उन टेंडर्स के अंदर पार्टिसिपेट करते समय इनका बेनिफिट्स ले नहीं पाते हैं इसमें। तो ये बिड सिक्योरिटी के बारे में रेलवे के टेंडर्स में ये स्पेसिफिक ये कुछ चीज़ें हैं, तो ये मैं आपके फोकस में लेना चाहता था, इसलिए मैंने इनको डाला हुआ है इसमें। नेक्स्ट स्लाइड। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जब आप टेंडर डालते हैं तो उसमें यह है कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से हम इसमें करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट किसने डाला, और कॉन्ट्रैक्ट को कोई साइन करता है, आपका जो बिड होता है समबडी साइंस दैट, तो वो आप जिस आदमी ने साइन किया हुआ है ये आपको प्रूव करना होता है कि ये उस कंपनी की तरफ से यानी आपकी कंपनी की तरफ से ऑथराइज्ड है इस टेंडर को डालने के लिए। तो ऐसा अगर हम करते हैं तो बिड एक तो ड्यूली उसी आदमी के सिग्नेचर से हो। ये वो पॉइंट्स हैं कि अगर इवैल्यूएशन के समय जो है सपोज करिए आपने जो है जिस आदमी को पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं दी हुई है, किसी ने सिग्नेचर किया हुआ है और टेंडर आपने डाला उसमें, तो आपका टेंडर रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो बहुत लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं, लेकिन जिनकी ज़रूरत होती है, फाइनल पॉइंट्स में है ये वाला, इसीलिए कि सपोज करिए आपका कोई कंसोर्टियम बना हुआ है कंपनीज का, तो कंसोर्टियम जो है वो किसी एक पर्टिकुलर आदमी के लिए जो है अपना वो मीटिंग करके उसमें वो फ्रेम करता है, फिर उसके अगेंस्ट में वो लेटर दिया जाता है, वो लेटर इसमें अपलोड करना जरूरी है। या आपका JV है तो JV में होता है, या फिर आपकी जो है कंपनीज एक्ट में कोई कंपनी है तो बोर्ड रेजोल्यूशन चाहिए होता है कि इस आदमी के फेवर में ही इज केपेबल टू बिड फॉर इन फेवर ऑफ अवर कंपनी। तो ये चीज़ें आपको टेक्निकल पॉइंट में थोड़ा सा वो करना पड़ेगा। तो बोर्ड रेजोल्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई डिटेल्स आपका प्राइस प्रपोजल से रिलेटेड टेक्निकल प्रपोजल में नहीं आना चाहिए अगर ये 2 पैकेट सिस्टम वाला है। तो 2 पैकेट सिस्टम के अंदर नॉर्मली बड़े कॉन्ट्रैक्ट सारे होते हैं। तो अगर सबसे पहले उसमें होता है टेक्निकल प्रपोजल में ओपन करते हैं, उसको इवैल्यूएट करते हैं, जो फर्म हमारी जो है टेक्निकल क्राइटेरिया को फुलफिल करती है केवल उन्हीं के प्राइस प्रपोजल को ले जाते हैं। तो अगर कहीं गलती से भी आपने कोई अपना प्राइस प्रपोजल के बारे में कोई चीज़ इसमें डिस्क्लोज कर दिया, ये कोई लेटर आपका टेक्निकल प्रपोजल के अंदर में आ जाएगा, तो विदाउट एनी फर्दर कंसिडरेशन आपका वो टेंडर जो है वो दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड, यू विल बी आउट। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप अपना कोई भी प्राइस से रिलेटेड चीज़ें हैं टेक्निकल बिड के समय में जो है आप उसमें डिस्क्लोज नहीं करेंगे उसमें। फिर बिड कैपेसिटी इवैल्यूएशन एक एनेक्सर 6 दिया हुआ है इंडियन रेलवे की GCC के अंदर में, उसमें आपको अपनी कंपनी के बारे में बिड कैपेसिटी यानी कि आप फर्दर कितना वैल्यू का वर्क आप ले सकते हैं, ये आपको कैलकुलेशन देना होता है। और उसमें दे रखा है कि आपके पिछले सालों की जो बैलेंस शीट रही है उसमें कितने कितने वैल्यू के आपके पास काम है, कितने का काम अभी आपके हाथ में, टोटल आप कितना कर सकते हैं, वो कैलकुलेशन बड़ा क्लियर कट होता है। तो उसके हिसाब से अपना कैलकुलेशन आपको लगाना होगा। तो ये बिड कैपेसिटी वैल्यूएशन करके आप उसको ठीक से लगाइए, क्योंकि जितना वैल्यू का बिड है अगर उससे आपकी कम की बिड कैपेसिटी रहेगी देन यू विल अगेन नॉट बी कंसिडर्ड। तो बिड कैपेसिटी वैल्यूएशन इज ऑल्सो ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, और आपको देखना पड़ेगा कि जिस वैल्यू का आप टेंडर डालने जा रहे हैं उतनी कैपेसिटी आपके पास है या नहीं है इसमें। तो अच्छा, दूसरा काम यह है कि फिर छोटे जो टेंडर्स होते हैं 50 लाख से कम वाले जो टेंडर्स होते हैं रेलवेज के अंदर में, तो उसके अंदर टेक्निकल और फाइनेंशियल कोई क्राइटेरिया नहीं होता है, और नॉर्मली ये सिंगल पैकेट सिस्टम के अंदर ही होते हैं, जिसमें कि आप टेक्निकल वाली सारी क्रेडेंशियल्स प्लस प्राइस प्रपोजल सारी चीज़ें एक साथ ही होते हैं। 50 लाख से नीचे के कोई काम में आपको क्रेडेंशियल की जरूरत नहीं है। ये पॉइंट इसलिए वैलिड है बिकॉज क्या होता है कि जब हम नया काम कोई करना शुरू करना चाहते हैं हम, कि हमारे पास कोई आज की तारीख में क्रेडेंशियल्स अवेलेबल नहीं है, सपोज करिए कोई रेलवेज का कोई टेंडर निकला है, वो 50 करोड़ का है, 25 करोड़ का है, 10 करोड़ का है, हम उसके लिए एलिजिबल नहीं होते हैं उस केस में। तो अगर हमको अपनी एलिजिबिलिटी बिल्डअप करनी है, तो अगर हमको छोटे वाले काम जो निकल रहे हैं 50 लाख से नीचे पहले अगर आप फोकस करेंगे, तो आप देख सकते हैं कौन से काम ऐसे जिनको आप कर सकते हैं, और उसमें अपनी कम्पिटिटिव बिडिंग आप डाल करके सारे
जो एस्पेक्ट्स हम बता रहे हैं उसमें कि जैसे आपने प्रोप्राइटरीशिप आपकी फर्म है तो उस फर्म के रजिस्ट्रेशन और बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह करके 50 लाख से नीचे के आप जो है उन कामों को कोट कर सकते हैं और सीधे सीधे उसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। फ़ायदा इसका ये होता है कि वंस यू कंप्लीट दिस जॉब बेस्ड अपॉन दिस 50 लाख वाला वर्क जो है, अगर आपके और भी दूसरे ऐसे 2-3 कुछ काम मिले हुए हैं तो फाइनेंशियल और टेक्निकल क्राइटेरिया जो बड़े काम के होते हैं, हो सकता है कि 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ वाले ओवर ए पीरियड में आप 2-3 साल के अंदर में बिल्डअप कर लेंगे, तो धीरे धीरे आप जो है इसमें बढ़ पाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट उनके लिए है जो शुरुआत करना चाहते हैं बिल्कुल इसमें। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने कुछ इसमें समराइज किए हुए हैं टेक्निकल और फाइनेंशियल वाले जो हैं उन चीज़ों से रिलेटेड। तो इसमें दिया हुआ है कि प्राइवेट इंडिविजुअल जब आप टेंडर सबमिट करते हैं तो टेक्निकल क्राइटेरिया जो होता है उसके इवैल्यूएशन में, तो प्राइवेट इंडिविजुअल के जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो कंसीडर नहीं होते हैं। यानी कि अगर मैंने बोला कि रामलाल जी के घर का मैंने जो है 2 करोड़ रुपए का काम किया, वो कंसीडर नहीं होगा वो। तो जो कंसीडर होते हैं टेक्निकल क्राइटेरिया के अंदर में, वो सिर्फ 2 टाइप के काम हैं, या तो किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में किया हुआ हो या किसी प्राइवेट अगर कंपनी का हो तो वो 500 करोड़ से ज़्यादा का उसका नेटवर्थ हो उस कंपनी का पिछले 3 साल के अंदर में, तो ये क्राइटेरिया होता है। तो अगर आपने ये 500 करोड़ से ज़्यादा वाला कोई काम डायरेक्ट किया हुआ है या किसी सरकारी ऑर्गेनाइजेशन में काम किया हुआ है तो वो आपका काम रेलवे में कंसीडर होता है। अच्छा, जब हम इसका वैल्यू का इवैल्यूएशन करते हैं तो कई सारे कॉन्ट्रैक्ट्स में आजकल प्राइस वेरिएशन क्लॉज भी होता है, तो कई बार हमारे दिमाग में ये संशय होता है कि काम तो लिया था मैंने 10 करोड़ रुपए का, 10 करोड़ का काम किया, मुझे उसमें 1.5 करोड़ रुपए पीवीसी मिला है, तो मेरा ये काम 11.5 करोड़ का कंसीडर होगा या 10 करोड़ का कंसीडर होगा? तो वो बड़ा क्लियर है इसके अंदर कि पीवीसी की वैल्यू के साथ मिला करके जो आपको टेंडर वैल्यू मिली हुई है, ये काम आपका उतने वैल्यू का कंसीडर होगा, यानी 11.5 करोड़ का आपका ये जो है काम कंसीडर होगा इसके अंदर में। पार्टनरशिप और जेवीज के रूल्स बड़े क्लियर दिए हुए हैं और काफ़ी उसमें डेलिब्रेशन है कि हम जेवीज को कैसे एलैबोरेट करेंगे, पार्टनरशिप्स को कैसे एलैबोरेट करेंगे। तो जब हमने शुरुआत करी है कि 2-3-4 लोग अगर मिल करके काम करना चाहते हैं, तो अगर हमने कोई जेवी बनाया है या कोई पार्टनरशिप बनाया है और हम मिला करके बड़ा काम करना चाहते हैं कि ए फर्म एक मेरी है, बी फर्म मेरे किसी दोस्त की है, सी किसी और की, हम 3 मिल करके अगर देखते हैं और हमने इस तरह के काम किए हैं, तीनों मिला करके अगर हम बड़ा काम कर सकते हैं तो उसमें आप जेवी बना सकते हैं और पार्टनरशिप बना सकते हैं और उसमें आप बड़े काम ले सकते हैं। उसमें आपके शेयर्स जो हैं आपको बताने पड़ते हैं और उसके रूल्स बड़े क्लियर होते हैं इवैल्यूएशन के। बट ये एक ऐसा और तरीका है कि जब आप थोड़ा मॉडरेट लेवल पर आ जाएं और अगर आप बड़े काम करना चाहते हैं, अपने आप को ग्रो करना चाहते हैं एक सिस्टम के अंदर में, तो जेवी एंड पार्टनरशिप ये बहुत फ़ायदे की चीज़ हो सकती है अगर हम ठीक से इन कामों को आगे एक स्ट्रेटजी के तहत करें। बिकॉज हम जो अब टेक्निकल क्राइटेरिया के लिए भी लेते हैं वो 7 साल तक के हम क्रेडेंशियल्स लेते हैं। तो कोई काम अगर आपका आज की तारीख में कंप्लीट हो रहा है तो ये अगले 7 फाइनेंशियल ईयर तक जो है आपको फायदा देगा इसमें। तो इन चीज़ों को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो ये होगा। एक और चीज़ पे मैं आगे आऊँगा, आगे की स्लाइड्स में है, जहाँ की स्टार्टअप या शुरुआत वाले लोग जो है वो कर सकते हैं काम। नेक्स्ट आइए प्लीज़। हाँ, ये जो मैं इसमें बता रहा था कि अगर कोई काम सपोज करिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है, टेक्निकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जिसमें हम नॉर्मली लिखते हैं कि काम वर्क शुड हैव कंप्लीटेड विद इन लास्ट पास जो है 7 फाइनेंशियल ईयर्स। तो 7 फाइनेंशियल ईयर्स में कंप्लीट होने का मतलब है कि वो वर्क हमारा एक्चुअल कंप्लीट हुआ हो। सपोज करिए आज से 7 साल पहले वाला जो कोई काम है वो शुरू तो हुआ था उसके भी 5 साल पहले, लेकिन मेरा जो काम खत्म हुआ है वो पिछले 7 साल के अंदर आ रहा है, तो पूरे कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू जो वो पूरा इसमें रहा है वो पूरा कंसीडर होगा आपके टेक्निकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपको फुलफिल कराने के लिए। यानी कि ये सपोज करिए कि आपने आज से 8 साल पहले या 7 साल पहले कोई वर्क ऐसा फिनिश हुआ है जो 12 साल पहले शुरू हुआ था और उसकी वैल्यू कोई 10 करोड़ थी, पीवीसी के साथ मिला करके आपको 15 करोड़ रुपए मिला हुआ है। तो आज की तारीख में जब ये टेंडर इवैल्यूएशन होगा तो वो पूरा 15 करोड़ का होगा। ऐसा नहीं है कि प्रोपोर्शनेट हमने कर दिया केवल 1 साल का इसमें आ रहा तो 1 साल का लेंगे, पुराना है, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो पूरा वैल्यू का काम जो है वो कंसिडर किया जाता है आपका टेक्निकल क्राइटेरिया को एडजस्ट करने के लिए। फिर एक चीज़ ये होती है कि काम मेरा फिजिकली कंप्लीट हो गया है लेकिन फाइनल बिल मुझे अभी तक नहीं मिला है किसी ऑर्गेनाइजेशन से, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से, तो उस केस में ये अगर आपका कंप्लीशन सर्टिफिकेट कंसर्न बॉडी ने दिया हुआ है तो आपका वो वर्क जो है वो कंसीडर होगा, वो रेलवे के अंदर कंसीडर होगा, भले आपका फाइनल बिल का पेमेंट नहीं हुआ हो। उसके अंदर वो दिया है कि कितना वैल्यू आप कर सकते हैं, कितना वैल्यू का अगर वेरिएशन पास हुआ होगा तो इतना लेंगे, फाइनल बिल पास हुआ तो इतना लेंगे। वो फाइनल डिटेल्स में कभी डिस्कस करना हो वो कर लेंगे या हम रेलवे के डॉक्यूमेंट्स पढ़ेंगे तो उसमें बड़ा क्लियरली हमको मिल जाएगा। बट ये पॉइंट हाईलाइट मैं ये करना चाहता हूँ कि हमारे दिमाग में ये क्लैरिटी रहे कि मेरा काम कंप्लीट हो गया, फाइनल बिल नहीं मिला है लेकिन तब भी मैं कोट नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसा नहीं होता है। अगर आपका काम अगर आपको मिला हुआ है कंप्लीशन सर्टिफिकेट तो आप अगले टेंडर से लिए कोट कर सकते हैं विदाउट फर्दर वेटिंग फॉर फाइनल बिल। फिर ये होता है कि अगर कोई कंपोजिट कॉन्ट्रैक्ट आपने डाला, सपोज करिए कि रेलवे का कोई काम है जिसके अंदर सब स्ट्रक्चर सुपर स्ट्रक्चर दोनों बनाना है और उसमें कंडीशन ऐसा लिखा हुआ है कि पाइल का भी फाउंडेशन होना चाहिए और ब्रिज का गर्डर का भी काम किया हुआ हो,
और आपने कोई एक ऐसा काम किया हुआ है कि उसके अंदर कोई कंपोनेंट लिया हुआ था और अगले टेंडर के अंदर ये बोला जाता है कि ऐसा कंपोनेंट होना चाहिए, तो क्या उसका केवल कंपोनेंट की वैल्यू कंसीडर होगी या पूरे टेंडर की वैल्यू कंसीडर होगी? तो ये भी बड़ा क्लियर है कि अगर कोई ऐसा काम आपने कंपोजिट किया हुआ था कि जिसके अंदर दोनों चीज़ें थीं और उसका केवल एक ही चीज़ कोई आगे मांग रहा है, तो भी आपका फुल टेंडर की वैल्यू जो थी वो पूरी इसके अंदर कंसीडर होगी। तो ये क्लैरिटी अगर हम रखते हैं तो हम एडजस्ट कर सकते हैं कि कौन से काम हम फर्दर ले सकते हैं इस तरीके से। फिर एक वही जो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था कि पीवीसी अमाउंट के साथ जितना आपको पैसा मिला हुआ होता है वो कंसीडर होता है आपका जो है टेक्निकल और फाइनेंशियल वाली वैल्यूज़ के लिए, कि उसी की वैल्यू के हिसाब से होगा ये वाला। नेक्स्ट आ जाइएगा प्लीज। हाँ, ये जब हम टेंडर डालेंगे तो ये फाइनेंशियल प्रपोजल से रिलेटेड है, ये वाला थोड़ा सा ऊपर का हेडिंग इसमें कट रहा है। तो फाइनेंशियल प्रपोजल में जब हम सबमिट करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन चीज़ों को हम ध्यान रखेंगे। हम एज ए प्रोप्राइटरी, मैं एज ए सपोज करिए विवेक कुमार के नाम से भी अपना टेंडर डाल सकता हूँ अगर वो प्रोप्राइटरी फर्म है। मैं जेवी की तरफ से डाल रहा हूँ, कंसोर्टियम की तरफ से डाल रहा हूँ, या पार्टनरशिप फर्म की तरफ से डाल रहा हूँ, ये बहुत क्लियरली हमको जो है अपने टेंडर डॉक्यूमेंट में मेंशन करना होता है कि आई एम सबमिटिंग दिस टेंडर ऑन बिहाफ ऑफ व्हाट, इज इट ए प्रोप्राइटरीशिप फर्म और ए जेवी इज दिस, एंड सारी चीज़ें। अगर आप वो नहीं करते हैं तो उस केस में ये माना जाएगा कि जिस आदमी ने साइन किया हुआ है उसने अपने पर्सनल कैपेसिटी में टेंडर डाला हुआ है ये। तो और आपका सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो सारी चीज़ें भी इसी तरह से होंगी। इसीलिए जब आप टेंडर डालें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस फॉर्म के अंदर बड़ा क्लियरली मेंशन करें कि ये टेंडर किसके बिहाफ पे डाल रहे हैं। फिर जिसने साइन किया हुआ है, जैसे मैंने पहले बताया ही था कि उसके नाम पे ऑथराइजेशन है या नहीं है, वो बोर्ड रेजोल्यूशन, वो सारी चीज़ें जो हैं वो आपको फुलफिल करनी पड़ेंगी इसमें। फिर वो पैन कार्ड और बाकी सारी चीज़ें जो होती हैं वो होती है। फिर लीगली कॉम्पिटेंट आदमी ही साइन कर रहा है, इसका मतलब वही जो मैंने बताया हुआ है कि फर्म ने उसको लीगल तरीके से पावर ऑफ अटॉर्नी दे के या बोर्ड रेजोल्यूशन के थ्रू उसको एसोसिएशन, ट्रस्ट, सोसाइटी, उनकी तरफ से उसने उसके बिहाफ पर टेंडर डालने के लिए जो है ऑथराइज किया हुआ है, ये हमको देख लेना है इसके अंदर में। ये लास्ट वाला पॉइंट मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि इन केस अगर आपने ये नहीं बताया है कि पार्टनरशिप है या जॉइंट वेंचर है या रजिस्टर्ड कंपनी है, तो फिर वो पर्सनल कैपेसिटी में माना जाएगा आपका टेंडर। नेक्स्ट है जी। हाँ, एक ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कई बार ऐसा होता है कि हमने कैजुअली थोड़ा सा टेंडर भर दिया, हम ये सोचते हैं कि 2-4 पेपर मेरे बाद में आ जाएंगे, हम बाद में सबमिट कर देंगे। तो बाद में पेपर जो है सबमिट कंसीडर नहीं होता है। आपने टेंडर डालते समय जो आपने डाल दिया केवल उतना ही पेपर कंसीडर होगा। बाद में अगर आप जाएंगे, अगर आप बोलेंगे भी ना, आपसे कोई पूछा जाएगा कि फर्दर आप अपने इस क्रेडेंशियल को इस्टेब्लिश करने के लिए कोई पेपर दीजिए, और ना अगर आप सबमिट करेंगे तो वो कंसीडर किया जाएगा। तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने सारे क्रेडेंशियल्स के पेपर्स रेडी रखिए, प्रॉपर तरीके से टेंडर डालिए, बाद में कोई पेपर आपका कंसीडर होगा नहीं। और अगर आपने जो है कोई काम किया हुआ है, भले सेम डिपार्टमेंट में भी किया हुआ है, और अगर आपने उसमें पेपर नहीं लगाया कि मैंने ये काम किया हुआ है, तो वो सुओ मोटो कॉग्निजेंस भी नहीं लिया जा सकता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आप अपने सारे पेपर को ढंग से डालिए उसमें, अदरवाइज ये इन चीज़ों में ही हम बाईपास हो जाते हैं अगर हम गड़बड़ करते हैं तो इसमें। नेक्स्ट प्लीज। ये एक पार्ट और रह गया था जो मैंने बताया था कि आगे बताऊंगा। एक सबलेटिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है, इसको रेलवे अब परमिट करता है। ये 3-4 साल पहले जो है सब कॉन्ट्रैक्टर को हम रिकॉग्नाइज नहीं करते थे। सब कॉन्ट्रैक्टर मेन कॉन्ट्रैक्टर के बिहाफ पे काम करता था, वो ठीक है अनऑफिशियली काम करता था। नाउ दिस हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड। और ये सबलेटिंग वाला पार्ट जो है दिस इज रिकॉग्नाइज। इसमें इसका बेनिफिट ये होगा कि सपोज करिए कोई बड़ा काम चल रहा है, कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्टर है, वो टाटा एल&टी टाइप से कुछ काम कर रहा है, और अगर आपका उसके साथ कोई अग्रीमेंट होता है, कोई रेलवे का कोई काम कर रहा है, सपोज करिए जैसे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का ही काम चल रहा था, उन्होंने आपने उनके साथ कोई अग्रीमेंट किया, कोई पर्टिकुलर काम आप उसमें कर रहे हैं, तो एज ए सब कॉन्ट्रैक्टर व्हेन यू फिनिश दैट जॉब, रेलवे विल गिव यू द क्रेडेंशियल्स ऑल्सो, और उस क्रेडेंशियल को आप फर्दर यूज कर सकते हैं। ये चीज़ पहले नहीं हुआ करती थी। तो दिस पार्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इवन अगर आपने जैसे सपोज करिए कोई, मैं क्रेडेंशियल जैसे पहले बात कर रहा था कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का होगा या 500 करोड़ से ऊपर की कोई कंपनी की होगी, वो कंसीडर होगा। तो यहाँ पर अगर किसी कंपनी के साथ में आपने 500 करोड़ से ऊपर वाली ऑफ कोर्स अगर आपने सब कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, तो वो आपको फर्दर आगे काम लेने के लिए टेक्निकल और फाइनेंशियल क्राइटेरिया के लिए ये आपको जो है सूटेबल करता है। और ये अगर आपने प्राइवेट में काम किया हुआ है तो ये एक और तरीका है जिससे कि आप अपनी कैपेसिटी को बिल्ड कर सकते हैं आगे बड़े काम करने के लिए। तो अगर आपने छोटे काम इस तरह से भी किए हुए हैं सब कॉन्ट्रैक्ट करते हुए, देन अगेन यू कैन गेट दोज थिंग्स। ठीक है, तो ये वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो होते हैं ये आप जरूर इशू कराइए। ये कई बार हमको ज्ञान नहीं होता है, हम मेन कॉन्ट्रैक्टर के साथ काम किए, मेन कॉन्ट्रैक्टर कहता है कि साहब डिपार्टमेंट की तरफ से आपको जो है क्रेडेंशियल नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं होता है, रेलवे में ये मिलता है। दैट इज वाई आई वांट टू हाईलाइट दिस पॉइंट। ये लीजिए, उसके अंदर सब कॉन्ट्रैक्टर के लिए भी आपको जो है कुछ क्राइटेरिया फुलफिल करने होते हैं कि 5 साल में 35% की वैल्यू का काम किया होना चाहिए, इस तरीके की चीज़ें होती हैं। तो ये हो जाता है। दूसरा, सबलेटिंग
50 लाख तक का अगर कोई काम अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर मेन अगर सबलेट कर रहा है तो उस केस में कोई भी क्रेडेंशियल की फिर कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो ये एक ऐसा फैक्टर है कि अगर आप शुरुआत कर रहे हैं या एकदम इनिशियल स्टेजेस में हैं तो इनको यूज़ करके, इन प्रोविजंस को यूज़ करके आप अपनी कंपनी को ग्रो कर सकते हैं। देन यू कैन बिल्ड अप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मे बी 5 6 7 ईयर्स में यू कैन सफिशिएंटली बिल्ड योर कैपेसिटी, जिससे कि आप और बड़े काम जो है उनको ले पाएंगे इसमें। नेक्स्ट, आई थिंक दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। ये कुछ फाइनल पॉइंट्स थे, बहुत डिटेल उसके अंदर नहीं गया हूँ मैं। कभी कोई डिस्कशन का ज़रूरत होगा तो आप जीसीसी को देख सकते हैं, या फिर कभी कहीं इस तरह के किसी फोरम में कोई मुलाकात होगी तो आपके साथ जो है डिस्कशन होकर के और वी कैन मेक थिंग्स क्लियर। आई एम सो थैंकफुल टू ऑल, दैट इज़ ऑल, थैंक यू।